हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। पेपर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है ना? तो सभी ने फॉर्म तो फिल कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर दें, ज़्यादा लेट ना करें। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। ईवीएस की सारा कंटेंट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें प्लेलिस्ट में, मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगी। मैथ पेडागोजी भी मैंने ऑलमोस्ट सारी करा दी है। अब हम करेंगे इंग्लिश की पेडागोजी। ठीक है, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने एनसीएफ भी रखा है कि इंग्लिश को क्या कहा गया है एनसीएफ में। ठीक है, प्रिंसिपल्स रखे हैं, मैगजीन्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, तो सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, लैंग्वेज, पेन ले लेते हैं हम एक बार। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा क्या है? इट इज़ एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमारा जो बातचीत करने का एक माध्यम है। ठीक है, हम भाषा के द्वारा ही बातचीत कर पाते हैं, तो ये क्या है? एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक, यानी सिम्बॉलिक है। डायनामिक है, यानी मोबाइल है, फ्लेक्सिबल है, गतिशील है। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ यूनिक सिस्टम। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशली बिहेवियर, यानी सोशली हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। 3 से 4 लोग अगर बैठे हैं, उनके सामने जो बातचीत कर रहे हैं वो भी हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बातचीत करने का माध्यम है। इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भाषा से ही हमारी पहचान होती है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का भी पता भाषा से ही लगता है। अब हम कहीं पे जाते हैं, किसी भी नए एरिया में अगर हम जा रहे हैं, तो वहाँ कैसे लोग हमें पहचानेंगे कि हम किस एरिया के हैं? हमारी भाषा से पहचानेंगे, हमारी भाषा देख के बोलेंगे कि ये तो इस एरिया से आए हैं, है ना? तो भाषा क्या है? हमारी पहचान है, ये हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारी सभ्यता की पहचान है। ठीक है, और एक आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, तो भाषा 2 तरह की है। लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी 2 तरह से हम लैंग्वेज को सीखते हैं, लैंग्वेज एक्वायर करके और लैंग्वेज लर्न करके। लैंग्वेज एक्वायर का मतलब क्या होता है? जो हम इजीली एक्वायर कर लेते हैं, जो इजीली सीख लेते हैं, जिसमें हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, जन्म से ही हम सीख लेते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी है, हिंदी हमने क्या किया है? एक्वायर की है। ये क्या है? हमने एक्वायर की है। हिंदी को हमें किसी ने सिखाया थोड़ी है, इसके लिए हमने कोई रूल्स याद नहीं करे, ना हमने कोई बुक्स पढ़ी हैं। तो ऐसे ही आगे 3 से 4 साल का बच्चा जो है वो सारा बोलने लगता है, तो उसे कोई सिखाता थोड़ी है, बस ऐसे इमिटेट करता है, देखता है आस पड़ोसियों को, घर परिवार वालों को, और बोलने लग जाता है ना? तो ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाता है। अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, ना इसमें कोई ग्रामर रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ना बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई रूल्स। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज होम लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि हमारी हिंदी है, हमारी घर की जो भाषा होती है, उसमें कोई एफर्ट्स हम लगाते नहीं है, ऐसे ही सीख लेते हैं इजीली। नो फॉर्मल टीचिंग, यानी किसी भी टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना स्कूल जाना पड़ता है इसके लिए। स्कूल में जाके सीखेंगे तो बच्चा तो घर से ही सीख के जाता है ना हमें कॉलेज जाना पड़ता है कि हम कॉलेज जाके ही सीखेंगे, है ना? तो ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू ही आ जाता है, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ना कोई ग्रामर रूल्स याद करना पड़ता है, और ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या होम लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि हमारी हिंदी है। ठीक है, ना इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग हमें ज्वाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी अर्जन, लैंग्वेज अर्जित जो हम करते हैं। ठीक है, भाषा अर्जित जो हम करते हैं। ठीक है, फिर है लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, यानी भाषा अधिगम। ये क्या है? भाषा अधिगम। ठीक है, यानी नाम से ही पता चल रहा है, जिसे हम लर्न करते हैं, जो हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है, यानी याद करने का प्रोसेस है। कॉन्शियस प्रोसेस है, ग्रामर रूल्स याद करने पड़ते हैं, इसमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। भाई बुक्स पढ़ेंगे तो हमें एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ही। फॉर्मल टीचिंग करनी पड़ती है, यानी हमें स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, इसके लिए हमें स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, कॉलेजेस में जाके सीखनी पड़ती है। किसी भी दूसरी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना हो तो हम स्कूल ही जाएंगे, तभी तो सीखेंगे। लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे में हम सीखते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश है, इंग्लिश हम घर से नहीं सीख पाते, हम स्कूल में जाते हैं, फिर वहाँ से हमारा बेस बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें स्कूल की भी ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। ग्रामर रूल्स जो हैं याद किए जाते हैं, फॉर्मल टीचिंग के द्वारा ही आती है।
और एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखी जाती है, ठीक है। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है जो हमें जन्मजात मिलती है, ये मान लो जो हमारे घर की भाषा है वो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो हमारे स्कूल की लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, है ना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इनसे भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, यानी मोटिवेशन की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, अभिप्रेरणा की। देखो अब बड़े बच्चे संदीप महेश्वरी तो देखेंगे नहीं, ठीक है, या शो तो देखेंगे नहीं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन किस लिए चाहिए? हमें जगाने के लिए अंदर से। हम बड़े लोग जो हैं, हम बच्चे तो हैं नहीं छोटे, हम क्या है मोटिवेशन लेते हैं जिससे हम अंदर से जाग जाएं, जो सोए हुए होते हैं हम, ठीक है, कि भाई मोटिवेशन मिल गया अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। तो इसके अंदर 3 टेक्निक है, अराउजिंग टेक्निक, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक और इंसेंटिव टेक्निक। अराउजिंग टेक्निक यानी जब बच्चे क्या है एंथुसिज्म नहीं होते, हर समय बच्चे उत्सुक तो होते नहीं है सीखने के लिए, तो जब बच्चे उत्सुक नहीं होते हैं, डरे हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर इनएक्टिव यानी बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, तो उस टाइम उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं अपने मेथड्स में चेंज करना चाहिए। हम उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं? ऑडियो एड से, ऑडियो विजुअल एड से, कुछ गेम्स करा सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, एक्सरसाइजेज करा सकते हैं। तो इससे क्या है बच्चे मोटिवेट रहेंगे, सीखने के लिए भी तत्पर रहेंगे, ठीक है। फिर है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड बी क्लियर टू द लर्नर्स, यानी बच्चों को पता होना चाहिए कि हम क्यों सीख रहे हैं और मज़े मज़े में सीखें बिल्कुल। इंसेंटिव टेक्निक्स यानी बच्चे जब डिमोटिवेट होते रहें तो उन्हें क्या करना चाहिए कि प्राइज़ तो रखे जाते हैं स्कूल में कि प्राइज़ दे देंगे अगर तुम ये कर लोगे, तो प्राइज़, प्रेज, कम्युनिकेशन और पनिशमेंट जैसा भी यूज़ कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट यानी आदत, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज असेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो एक तरह से हमारी आदत हो जाती है। जैसे कि जब हम अपनी मदर टंग सीखते हैं तो हमें अनकॉन्शियसली आ जाती है, यानी उसकी हमें आदत ऐसे ही लग जाती है। लेकिन जब भी हम कोई दूसरी लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें हम क्या है कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, उसमें हैबिट हमें बनानी पड़ती है। जैसे कि पढ़ना कोई नहीं चाहता है लेकिन पढ़ना पड़ता है, इसकी हैबिट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, हैबिट को फॉर्मेट करना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन यानी दूसरों को देख के नकल करना, दूसरों को कॉपी करना, कॉपी करके सीख लेना। चिल्ड्रंस लर्न क्विकली बाय इमिटेशन, बच्चे क्या है जल्दी से सीख लेते हैं दूसरों को कॉपी करके। मम्मी पापा को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने घर परिवार वालों को देखते हैं, रिलेटिव्स को देख के सीख लेते हैं और टीचर्स को। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा सीखते हैं बच्चे टीचर्स से सीखते हैं, क्योंकि टीचर्स उनके क्या है रोल मॉडल होते हैं। जैसे कि हम भी हैं चाहे आप हैं, तो सब क्या है सबके दिमाग में इमेज सेट है कि मुझे ना अगर टीचर बनना है तो मैं उस टीचर जैसे बनूंगा या उस टीचर जैसी बनूंगा। तो क्या होता है टीचर की एक इमेज सेट हो जाती है माइंड में कि रोल मॉडल की तरह वो काम करते हैं कि मुझे उनकी तरह ही ड्रेसअप करना है, ऐसे ही मुझे इस तरह से कपड़े पहन के जाया करूँगी या करूँगा और उसी तरह पढ़ाया करूँगा, है ना। कोशिश तो और भी अच्छे की रहती है। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ओरल यानी ऐसे ही बोल के। स्पीच मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न, कोई भी लेसन अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले क्या है एक बार ओरली उसके बारे में बता दें, उसके बाद हमें टॉपिक को शुरू करना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग, कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में ओरली बता दें, ठीक है। तो ये वो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल का मतलब ये नहीं है कि रट्टा लगाएं, प्रैक्टिस एंड ड्रिल का मतलब है कि एक सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ड्रिल होनी चाहिए जो कि बच्चों को प्रोवाइड की जाए। जैसे कि आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप रट्टा मारेंगे सीटीपी का और रट्टा मार के तो सीटेट कभी पास हो भी नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने थ्योरी या शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं एक टाइम पीरियड पे, यानी जैसे कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप उन्हें क्या है रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, है ना। तो दोहराना क्या है बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है माइंड में चीज़ें रुकी रहती हैं, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ठीक है। तो चीज़ों को क्या है आप भी रिवाइज करते रहें जिससे कि आप भूलें ना, है ना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरली हम क्या सीखते हैं LSRW, यानी जो स्किल्स होती हैं 4 स्किल होती हैं हमारे अंदर, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना, ठीक है। 4 स्किल हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
इन्हें हम कैसे सीखते हैं, एक नेचुरल ऑर्डर में सीखते हैं। हम हमारे कानों में आवाज़ गई, फिर उसके बाद हमारा पेन चलेगा, है ना। तो पहले क्या है, हम सुनते हैं, लिसन टू द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, स्पीक्स एंड देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। पहले सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी क्रियाएं एक साथ करते रहते हैं, ठीक है, एक नेचुरल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो आपने कानों में लीड लगाई होगी, तो कानों तक आवाज़ जाएगी तभी तो आपका पेन चलेगा, है ना। अगर कानों में आवाज़ नहीं जाएगी तो पेन थोड़ा ही ना चल जाएगा। तो कानों में भी आवाज़ जा रही है और पेन भी चल रहा है, तो सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है। आई होप ये दोबारा से आ गया, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, लर्न लैंग्वेज फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन एंड आर्टिफिशियल सिचुएशन। यानी क्या है, जो हम सीखते हैं भाषा वो दो सिचुएशन में सीख सकते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके, यानी अपनी डे टू डे लाइफ से, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके सीख सकते हैं। और दूसरा आर्टिफिशियल सिचुएशन से, यानी एक तरह से बुक से, मतलब जो भी हम मीडियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सिचुएशन से भी हम सीख सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स अ लैंग्वेज वेरी वेल व्हेन इट इज़ टॉट इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। जब बच्चे तब अच्छी तरह सीखते हैं जब उन्हें एक मीनिंगफुल सिचुएशन दी जाए। मीनिंगफुल सिचुएशन से क्या मतलब है कि बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जाए। भाई अगर मुझे कोई पढ़ा रहा है और मेरी कहानी बता दे कि तुम्हारी कहानी से ऐसे ऐसे रिलेट हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो बच्चे तब अच्छी तरह सीख पाते हैं जब एक अच्छी सिचुएशन उन्हें दी जाए, रियल लाइफ सिचुएशन जब उन्हें दी जाए, ठीक है। सिचुएशन कैसे क्रिएट की जा सकती है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं जिससे कि बच्चे टच एंड फील कर सकें, छू सकें, देख सकें और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकें, ठीक है। कोई भी पिक्चर्स हम दिखा सकते हैं, गेस्चर्स यानी अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं कि अगर हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही ना खड़े रहें, कुछ और अपने मेथड्स में चेंज कर सकते हैं, अपने एक्शंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मल्टीलिंग्विलिस्ट अप्रोच। इससे तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मल्टीलिंग्वलिज्म यानी बहुभाषिता, बहुभाषिता, ठीक है, बहुभाषी यानी जो ज़्यादा भाषा बोलते हैं, ठीक है। मल्टीलिंग्वलिज्म इज द यूज ऑफ टू और मोर लैंग्वेज, यानी बहुभाषिता क्या है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज, दो से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करना। बहुत अच्छी बात है, क्लास में क्या है, मल्टीलिंग्वलिज्म हमें यूज़ करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का हमें यूज़ करना चाहिए। ये हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए मल्टीलिंग्वलिज्म को, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम, और क्या करना चाहिए, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोल तो हिंदी में रही हूँ, तो क्या हो रहा है, दोनों जो दो लैंग्वेज है वो इंटीग्रेट हो रही है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं मानती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो दैट चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेजेस विदाउट लूजिंग द फर्स्ट। तो बच्चे क्या है, अच्छे से सीख लेते हैं एक लैंग्वेज को छोड़े बिना। अगर खाली इंग्लिश में ही सिखाऊंगी तो शायद आप हिंदी रिलेट ना कर पाएँ इससे, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज को क्या है, इंटरेक्ट करके, इंटीग्रेट करके पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। मल्टीलिंग्वलिज्म के क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे लेवल को अप कर देता है, हमारी सोचने की शक्ति यानी हमारा कॉग्निटिव लेवल, हमारी थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, इसका लेवल बढ़ा देता है। हमारा लेवल सोशली भी बढ़ जाता है और हमारी थिंकिंग भी डेवलप होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है बच्चे के अंदर, और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट का भी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है, मल्टीलिंग्वलिज्म एक तरह से रिसोर्स का काम करता है क्लास में, ठीक है, एक तरह से संसाधन का काम करता है। बहुभाषिता क्या है, संसाधन की तरह यूज होती है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हर शिफ्ट में हर बार आता ही क्वेश्चन है इससे, ठीक है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, सिलेक्शन यानी कोई भी सब्जेक्ट मैटर या कोई भी चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं वो सेलेक्ट करना, और ग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, यानी सरल चीज़ों से कठिन की तरफ जाना। पहले सरल चीज़ें बताना, फिर उसके बाद कठिन चीज़ों पे जाना, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वोकेबलरी, यानी वोकेबलरी होती है जो वर्ड पावर हम बोलते हैं, जितने भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं एंड स्ट्रक्चर शुड बी डिपेंड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, यूजफुलनेस, टीचेबिलिटी एंड डिफिकल्टी लेवल। यानी हम जो वोकेबलरी सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें इस तरह से करनी चाहिए कि जिससे कि बच्चे समझ सकें, बच्चों के एज लेवल का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उन्हें पढ़ सकें, उन्हें यूज़ कर सकें, बच्चों की अच्छी फ्रीक्वेंसी बन सके, और डिफ़िकल्टी लेवल भी बच्चों के एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, जो भी मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट मटेरियल शुड बी टॉट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट
टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से पढ़ाएं कि पहले आसान चीज़ें पढ़ाएं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें यानी कठिन चीज़ें। सभी का ये होता है कि हमें क्या है, एकदम से कोई हार्ड चीज़ें तो पसंद नहीं आएंगी, हम पहले धीरे धीरे हल्की हल्की चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हार्ड जाते हैं, है ना। पहले कॉन्क्रीट चीज़ें पढ़ते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसे छू सकते हैं हम, जिसे देख सकते हैं, ठीक है। टच एंड फील मटेरियल जो भी कुछ होता है वो हम क्लास में दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे जाएं, ठीक है। किस तरह की वोकेबलरी पढ़ानी चाहिए? सबसे पहले जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, इस तरह की वोकेबलरी, इस तरह के वर्ड्स हम बच्चों को सिखाए जाने चाहिए। जैसे वाटर है, ड्रिंकिंग है, सीटिंग, ठीक है, स्लीपिंग, इस तरह के वर्ड जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके बच्चे को वोकैब पढ़ानी चाहिए, और इस तरह की वोकैब पहले पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये वर्ड दे देगा, ठीक है, कि मटेरियल जो है वोकेबलरी किस तरह से सिलेक्शन और ग्रेडेशन ऑफ वोकेबलरी किस पे डिपेंड होना चाहिए, बच्चे की फ्रीक्वेंसी पे, बच्चा कितना यूज़ कर सकता है, बच्चे को कितना समझ आ रहा है, इस तरह से हमें टीच करना है, क्या उसका लेवल है, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट हो, इस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है यानी बच्चा पढ़ने के लिए कितना रेडी है। लर्नर शुड बी मेड रेडी बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इन मेथड से बच्चा क्या है, रेडी हो सकता है कि बच्चे को क्या है, स्टोरी बना के सुनाए। अब जैसे कि इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाना है, मतलब हमारे टीचर क्या किया करते थे कि इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाना है तो पहले तो चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया, फिर उसकी पूरे की हिंदी बता दी एक कहानी की तरह, ठीक है। तो इससे क्या है, चैप्टर क्या है, इंटरेस्टिंग लगता है और बच्चा सीखने के लिए भी तत्पर हो जाता है कि मैं सीखूंगा, है ना। इस तरह की एक्टिविटीज़ कराएं जो कि इंटरेस्टिंग हो, बच्चे को मज़ा आए। एड्स भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग हो, जिसमें GIF वगैरह लगा दें, ठीक है। परफॉर्मिंग गेम्स लाइक एक्सरसाइज गेम्स करा सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, बच्चे को रेडी कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बताइए कमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, नाम से पता चल रहा है कि जो लाइफ के साथ कोरिलेट करे, इस तरह से हमें पढ़ाना है। लर्निंग क्या है, तब मीनिंगफुल होगी जब सब्जेक्ट मैटर जो भी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, रियल लाइफ से रिलेट करें, बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ाएं, ठीक है, तभी बच्चे को अच्छे से समझ आता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड। जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमारे एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, करेक्ट हो और एक्यूरेट हो, बिल्कुल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ, अब ऐसा तो है नहीं एक्सप्रेशन इतने सुस्त दे रहा है टीचर, सो रहा है बिल्कुल, तो ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा किसी का भी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो ग्रुप में वर्क होता है, यानी बच्चों को क्या है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप वर्क कराना चाहिए, इससे बच्चे और अच्छे से सीखते हैं। ग्रुप वर्क एक्टिविटी प्रोवाइड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर, यानी बच्चे जब ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में डिस्कशन कराए तो और अच्छे से सीख पाएंगे। टीचर के सामने तो अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हैं तो डर लगता है कि भाई पिटाई ना हो जाए, ठीक है। और जब बच्चे खुद से एक्टिविटी करते हैं तब उन्हें मज़ा आता है, ठीक है, जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं। अब है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, नॉन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। जो बच्चा पहले से जानता है, जो उसके अनुभव है, उसी के बेस पे आगे पढ़ाना, तो ये होता है नॉन टू अननोन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, देखो ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है, चाहे CDP ले हो, चाहे कोई भी पेडागोजी आप ले लो, वहीं देखने को मिलेगा ये, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है हमें बच्चे को, यानी पहले सरल चीज़ें उसके बाद कठिन चीज़ें, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले मूर्त चीज़ें फिर अमूर्त चीज़ें, यानी पहले टच एंड फील मटेरियल दिखाएं। कुछ भी सर्कल वगैरह जो पढ़ा रहे हैं तो क्लास में बॉल लेके जाएं कि बॉल दिखाएं, ऐसी बॉल होती है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल पे जाएं, ठीक है। एनालाइज करें, पहले चीज़ों को देखें, फिर उसके बाद उन्हें सिंथेसाइज, फिर उन्हें जोड़ें एक जगह। इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी पहले एग्जाम्पल टू रूल लेके जाएं, पहले एग्जाम्पल टू रूल लेके जाएं, फिर रूल टू एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं जब बच्चे को समझ आ जाएगा। वोल टू पार्ट, यानी जो भी कुछ हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं पहले उसकी समरी बताएं, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स पे जाएं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले बच्चे की साइकोलॉजी समझें कि बच्चा कितना समझने के तैयार है, फिर लॉजिक लगाना है, ठीक है। डेफिनेट टू इंडेफिनेट, यानी कोई भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाएं, यानी ग्रामर्स के रूल्स बताएं, फिर उसके बाद उन्हें अप्लाई करना बताएं, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, मैंने एनसीएफ इतना ज़्यादा पूरा नहीं रखा क्योंकि उसमें लाइन तब भी ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बार पेपर में आते हैं और कंफ्यूज सभी रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अलग ही लिख ली, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह याद रहेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या कैसी है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में देख रहे हैं तो क्या है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज, एनसीएफ की बातें चल रही हैं यहाँ पे। और अगर इंडिया में एनसीएफ की तरह देखा जाए तो एनसीएफ की तरफ से क्या है, इंग्लिश क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है, और वर्ल्ड में क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ये तो एनसीएफ का काम निपटा, ठीक है भाई, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरह क्योंकि हर बार पेपर में आती है ये, है ना। और अगर एनसीएफ को अलग रख के सिंपली पूछा जाए कि इंग्लिश का क्या स्टेटस है इंडिया में, तो इंग्लिश क्या है, एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैसी है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। भाई इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार इसे कह रही हूँ कि तुम्हें ये 3 लाइन बहुत याद रखनी है। अगर एनसीएफ में पूछा जाए वर्ल्ड में तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज, इंडिया में पूछा जाए तो इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज। और अगर एनसीएफ को साइड रख के सिंपल पूछा जाए कि इंग्लिश क्या है इंडिया में, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आई होप आपको ये समझ आई होंगी, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखनी है, यहीं से इमेज सेट कर लें बिल्कुल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती हैं, कंफ्यूज इतना करती हैं बहुत। करिकुलम फॉर इंग्लिश, करिकुलम कैसा होना चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे और बने हैं हर साल। ये फुल फॉर्म सीधी की सीधी ऐसी आई हैं। इट शुड प्रोवाइड मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, स्पॉन्टेनियस, फ्लुएंट, एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट एवरीडे पर्पस। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड करें बच्चों को जिससे कि बच्चे कम से कम अपनी डेली लाइफ में तो यूज़ कर सकें, इस तरह की इंग्लिश हमें पढ़ाएं। अब ऐसे तो है नहीं, पोइट्री प्रोज ये पढ़ा रहे हैं, बाकी बच्चे को समझ आ नहीं रहा है, डेली लाइफ में कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की थोड़ी सी इंग्लिश तो इस तरह की हो कि अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके, ठीक है। इट ऑल्सो फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज। इट शुड प्रमोट, किस तरह की लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जो कॉग्निटिव लेवल की हो, ठीक है, एकेडमिक लेवल की हो, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट है, पेन चेंज करके मैं इस पर अंडरलाइन कर देती हूँ। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पिछली बार हर शिफ्ट में ये पूछी गई है, ठीक है, आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह याद रखेंगे। इस वाले पेन को ले लेते हैं, ये वाली कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। काल्प की फुल फॉर्म क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है क्योंकि वहाँ कंफ्यूज कर देते हैं, किसी में कॉग्निटिव हटा देंगे कुछ और रख देंगे, किसी में एकेडमिक हटा के कुछ और रख देंगे, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। वापिस अपना वही पेन ले लेते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, इस तरह की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि बस एग्जाम ही पास करने हैं या फिर क्या है रूल्स ही याद करने हैं, फॉर्म्स ही याद करने हैं, तो इससे क्या है लैंग्वेज एक तरह से बर्डन बन जाएगी। अगर बिल्कुल ऐसा ही, देखो स्कूल में क्या होता है, होता भी ऐसा ही है रियल लाइफ में कि स्कूल में क्या है बस पास होने के लिए पढ़ा जाता है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, इतना इतना टॉपिक पढ़ लो, एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है, ये रूल्स पढ़ लो, ये फॉर्म्स पढ़ लो, लैंग्वेज पास हो जाती है। ऐसी क्या है लैंग्वेज क्या है बर्डन बन जाती है, ठीक है। तो ये करिकुलम ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, एज एंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज और रेडीनेस फॉर लैंग्वेज स्किल्स। इस तरह से हमें पढ़ाना है कि बच्चे की एज अप्रोप्रिएट हो, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग और जितना बच्चा ग्रैब कर पा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज को, और उसकी स्किल्स भी यूज होनी चाहिए। स्किल्स यानी LSRW, ठीक है, LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। इट शुड बी बेस्ड ऑन बोथ स्किल्स एंड मीनिंग, यानी स्किल्स पे भी बेस्ड हो और मीनिंग पे भी बेस्ड हो, यानी मीनिंगफुल भी हो और LSRW पे भी बेस्ड हो, ठीक है। इट शुड प्रमोट बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारी बेसिक कम्युनिकेशन होती है, स्किल्स यानी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसे बढ़ावा दे। अब देखो ये जो फुल फॉर्म है ना, ये पिछली बार हर शिफ्ट में पूछी गई है, ठीक है, ज़्यादातर शिफ्ट में आई है और सेकंड पेपर में भी आई है। BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स याद रखेंगे आप, है ना। नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी जो नाम से पता चल रहा है बेसिक कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी बेसिक जो हम खाना पीना उठना सोना, ये हमारी बेसिक कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या है, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, मतलब फेस टू फेस तो नहीं कर पा रही लेकिन इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, बिक्स, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है।
इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट बी लिमिटेड टू क्लास एंड द टीचर। जो सब्जेक्ट मैटर क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा नहीं हो कि क्लास तक ही लिमिटेड हो या टीचर तक ही लिमिटेड हो, बाहर तक भी उसका एरिया हो। इसका एरिया जो है वाइड होना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बिग से ये आपको याद रखना है, पीछे क्या था काल्प याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। At the initial levels, it should build familiarity with the language in meaningful situations so that the child should have a working knowledge of the language. Promote natural method without relying on printed text. यानी क्या है, बच्चे को क्या है लैंग्वेज से स्टार्टिंग जब करें लैंग्वेज की तो उसे फैमिलियर कराएं जिससे कि वो मीनिंगफुली सीख सके, यानी उसके संदर्भ में जोड़ के पढ़ाएं। हमें लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है, बच्चे के कंटेक्स्ट में पढ़ानी है, संदर्भ में पढ़ानी है, ठीक है। देखो ये वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव। The frequency and range of use of the item, it should provide opportunity to practice and it helps in habit formation. यानी बच्चे को ऐसे मौके दिए जाने चाहिए जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सके, यानी रिवाइज कर सके और उसकी हैबिट फॉर्मेट हो, ठीक है, हैबिट बने, आदत बने बोलने की। इट शुड प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इट शुड प्रमोट वैल्यू एजुकेशन, यानी कैसा करिकुलम होना चाहिए इंग्लिश का, जो वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करें, यानी नैतिक मूल्य कि भाई ईमानदार सब होने चाहिए, है ना, टीचर के प्रति, क्लास के प्रति और वैसे भी अपनी डेली लाइफ में। एनकरेजिंग द लर्नर्स टू लिव इन अ हार्मोनी एंड केयर फॉर अदर, यानी दूसरों की केयर करना जानते हो, इस तरह की वैल्यू भी प्रमोट करनी चाहिए, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट में पेडागोजी में बताया जाता है कि इस तरह की वैल्यू बच्चे के अंदर हो। इंक्वायरी बेस्ड हो, यानी खोज करे, चीज़ों को देखे कि हाँ जैसे कुछ भी पढ़ रहा है तो क्या सोचे दिमाग में कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, इस वर्ड की हिंदी क्या होगी, ठीक है। तो क्या करे, इंक्वायरी बेस्ड हो, प्रमोट ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, खोज करते रहे वर्ड्स की, ठीक है। इंग्लिश की बात कर चल रही है तो वर्ड्स की खोज करेगा। इट शुड प्रमोट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इस तरह प्रमोट करना है कि क्या है, करिकुलम के इर्द गिर्द जो लैंग्वेज होती है उसे यूज़ करे ज़्यादातर, ठीक है। दैट इज प्रमोट थीम बेस्ड एक्टिविटीज बच्चे को कराएं, ठीक है। LAC की फुल फॉर्म भी पिछली बार आई थी, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पिछली बार उससे पिछली बार, भाई देखो ये तो आती हैं, आप या तो इन्हें अलग लिख लें या फिर मैं इन्हें अलग करा दूंगी, ठीक है। इसकी PDF तो मैं आपको दे ही दूंगी, LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक है, और बिक्स की फुल फॉर्म, काल्प की फुल फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। इट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ वेराइटी ऑफ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। देखो ये वर्ड इतना अच्छा है कि बच्चे को क्या है इस तरह फैसिलिटेट करना है कि अपने संदर्भ में वो यूज कर सके, ठीक है, मेथड्स को यूज कर सके। मीनिंगफुल कंटेक्स्ट यानी अपने संदर्भ में यूज कर सके, ठीक है। और इंग्लिश को क्या है दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाना है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाना है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट आपको सब जगह देखने को मिलेगा कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाएं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू बिग बुक्स, क्लास लाइब्रेरीज, पैरेलल मटेरियल, इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैगजीन्स दी जाए, बच्चे को न्यूज़पेपर रीड कराया जाए, ऑडियो कैसेट दी जाए, टॉकिंग बुक्स, कैसेट्स एंड बुक्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलप करने के लिए किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ नीड्स, बच्चे का पहले आकलन करें कि बच्चा पहले से क्या जानता है, क्या उसे सिखाना है, ठीक है, कितना बच्चा जानता है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करने हैं, किस तरह का मटेरियल हमें सेट करना है, किस तरह का मटेरियल हमें पढ़ाना है, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे के भी देख रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, और बाद में फिर क्या करना है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ठीक है। जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो हमें अपने दिमाग में क्या क्या रखना है, कंटेन सिलेबस फॉर द कोर्स, कि हम टेक्स्ट बुक में से सिर्फ सिलेबस देखें और जो टेक्स्ट बुक है उसे हम बिल्कुल उसी पे ही निर्भर ना हो जाएं, उसे एक रिसोर्स बुक की तरह यूज़ करें, ठीक है, एक टूल की तरह यूज़ करें, ठीक है, ना कि उसी पे ही पूरा बेस्ड हो जाए कि बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना। जैसे नीट में बोलते हैं कि NCERT को घोट के पी जाओ, NCERT पी जाओ, NCERT, तो ऐसा नहीं है कि बुक पे, टेक्स्ट बुक पे बेस्ड रहे, रिसोर्स बुक की तरह उसे यूज़ करें, लेकिन चीज़ें क्या है रियल लाइफ से रिलेट करें, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाएं, ठीक है। कंटेन एक्टिविटीज़ विच कैन डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं जो लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकें, ठीक है, बच्चे में बोलने में भी फ्लुएंसी आए, पढ़ने में भी फ्लुएंसी आए। आप देखो इतना टाइम निकल जाता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन वो अच्छे से तब भी पढ़ नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि उनकी स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता बचपन में, है ना। इंग्लिश बहुत से बच्चों से पढ़ी नहीं जाती है, हिंदी बहुत से बच्चों से पढ़ी नहीं जाती है, ठीक है, मेरे से भी हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती
वो इसलिए क्योंकि हिंदी ज़्यादा यूज़ ही नहीं होती थी स्कूल में, तो हमारी क्या गलती है। फीचरिंग प्रोसेस यानी साउंड। देखो बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर बच्चा जा रहा है तो पहले क्या है, बच्चा सुनेगा, फिर लेटर पे जाएगा, फिर वर्ड्स पे जाएगा, फिर फ्रेजेस पे जाएगा, फिर कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरा पैराग्राफ चाहे पढ़ा लो बच्चे से, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच है यानी पहले कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेजेस, फ्रेजेस में से वर्ड्स निकाल लेगा, लेटर्स, ठीक है। तो ये हुई टॉप डाउन अप्रोच। आगे मैंने लिखी हुई है ये बॉटम अप अप्रोच, साउंड्स वर्ड्स क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द बेस ऑफ दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस का क्या है, बेस है। साउंड से वर्ड्स पे गए, वर्ड से क्लॉज पे, क्लॉज से सेंटेंस पे, ठीक है। इन दिस टीचिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल डिटेल्स, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करता है, रीडर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद पोएम। क्या करते हैं टॉप डाउन में, पहले कॉम्प्रिहेंसिव यानी पोएम हो या पैसेज हो या स्टोरी हो, उससे स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आके रुकते हैं अल्फाबेट पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर ये पूरा सेशन आप देख लेते हैं अच्छे से। और नोट्स मत बनाइएगा क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, ठीक है। तो टेंशन ना लें, बिल्कुल ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें, उसके बाद उन्हें रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। तो 3 से 4 लेक्चर में सारी इंग्लिश पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, आगे जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं सब्सक्राइब बहुत बच्चों ने नहीं किया है तो कर दिया करो यार, क्या जाता है तुम्हारा, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय, हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, बाय, टेक केयर।